नमस्कार। मैं निशांत वर्मा आज आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर टॉपिक लेके आया हूँ। हम बहुत राजनीतिक संकटों को देख और समझ कर आज ये बात करेंगे। मैं सभी मित्रों को नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम करता हूं इस फेसबुक लाइव पे। आज 22 जून 2020 रात 11 बजे, जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आज एक फेसबुक लाइव अति गंभीर सब्जेक्ट पे करूंगा, और वही शीर्षक है आज के फेसबुक लाइव का। मैं तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की, आप सबकी जो इस समय लाइव से जुड़े, और धन्यवाद करूँगा हर उसका जो इस वीडियो को गांव-गांव, शहर-शहर, हर गरीब, अमीर, फौजी, पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान, सब तक ये वीडियो पहुंचाएगा। उन सब का मैं धन्यवाद करूंगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करने की आज मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो लोग मेरे वीडियो पहले देख चुके हैं, फेसबुक लाइव देख चुके हैं, जो लोग मेरे साथ पहले जुड़ चुके हैं या रिकॉर्डेड वीडियोस देख चुके हैं, आपने ये बात मार्क की होगी कि मैंने आज तक इतने सारे फेसबुक लाइव किए, लेकिन मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए या शेयर करिए। ये मैंने कभी आपसे कभी गुजारिश नहीं करी। आज इस अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे, विषय पे मैं आपसे इसलिए गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि इस देश के हर बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको कुछ असलियतें पता चलनी चाहिए, कुछ सच्चाई मालूम चलनी चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि हर गांव, हर शहर, हर व्यक्ति तक सच पहुंचे। मैं आप सबका नमस्कार फिर से करता हूं, और बहुत गंभीरता से मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनें, समझें, और यदि मेरी कोई त्रुटि हो तो उसको सही करने में मदद करें। लेकिन जो सच्चाई मैं बयान करने वाला हूं उसको हर गांव, शहर, देहात तक पहुंचाएं। आप सबसे ये विनती रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूं कि भारत में सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, पैरामिलिट्री, पुलिस, हर व्यक्ति जो वर्दी में है, चाहे आईटीबीपी का हो, सीआईएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, किसी भी पंख का हो, इतने सारे हैं कि नाम शायद ले भी ना पाऊं मैं, लेकिन ये सब मेरे वर्दी में जो सैनिक हैं वो वंदनीय हैं, और उनकी मैं, आप, हम सब इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, क्योंकि ये वो वीर जवान और वीरांगनाएं हैं जिनकी बदौलत हम इस देश में शांतिपूर्वक जी पाते हैं। इनकी बदौलत दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, और इनकी बदौलत हम और आप चैन से जी, सो, खा, पी सकते हैं। इन सब वर्दी में सैनिक, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, उनको मेरा सलाम,
नमस्कार, इज्जत बख्शता हूँ। ये बात मैंने इसलिए शुरू में कह दी क्योंकि ये बात बार बार रिपीट करने से कुछ बात फर्क नहीं हो जाएगी, इज्जत तो हमेशा रहेगी। भारतीय सेना का मेरा जवान सबसे महान। अगर ये बात सबके समझ में आ गई हो तो अब मैं आज के शीर्षक पे आता हूं। भारत की सेना के हर जवान को पूरे भारत ने ही नहीं, दुनिया ने सलाम ठोका है उसकी बहादुरी के लिए। और हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जहां कहीं भी अपनी बातें रखती है, केंद्र में सरकार होने के बावजूद जब अपनी बातें रखती है, तो राज करने की इनकी नीति तो है जीरो। भारतीय जनता पार्टी की इन्हें राज करना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी को प्रो पीपल यानी कि लोगों के प्रति बनाई हुई पॉलिसीज चलानी नहीं आती, इन्हें सिर्फ प्रोपागेंडा करना आता है। अब आप देखेंगे और मार्क करेंगे कि कई सालों से राम मंदिर के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपागेंडा करती आई और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल इतनी हुई कि आज 6 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। मैं इसलिए कहता हूँ प्रोपागेंडा से सक्सेसफुल हुई क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे, बरगलाना, हिंदू मुसलमान की बातों में ला करके लोगों को बहलाना, फुसलाना, भड़काना, झगड़ा कराना, यही काम किया है। और इससे हिंदू वोट पोलराइज करने की राजनीति ये करते आए हैं। मैं ये भूमिका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल के ये समझ में आएगा कि इस टॉपिक से यानी कि सेना के टॉपिक से भारतीय जनता पार्टी का लेना देना क्या है। अब जब भारतीय जनता पार्टी को इतने साल हो गए भारत की राजनीति में, राज्यों में, कई राज्यों में सरकारें चलाई, अभी भी चला रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी के नेतृत्व में 6 साल सरकार चलाई, 6 साल नरेंद्र मोदी को भी हो गए, तो 12 साल से ऊपर तो इन्हीं की सरकारें हो गई पिछले आज़ादी से लेके अब तक। मोरारजी देसाई वगैरह तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ अभी। तो ये मान के चलिए कि इनके पास जो लोगों को भड़काने, बहलाने, बेवकूफ़ बनाने के जो रंग ढंग हैं वो सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान, इसके सिवाय तो कुछ है नहीं। आप सब ने टीवी देखते होंगे आप लोगों ने मार्क किया होगा कि टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से ड्रामा करते हैं। तथ्य तो इनके पास होते नहीं हैं, सच्चाई इनके पास होती नहीं है, लोगों के लिए पॉलिसी इनके पास होती नहीं है, सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते, सिर्फ होता है इनके पास बहकाना, भड़काना और बकवास करना। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकतर और प्रवक्ता लगभग सारे ये एक नंबर के जाहिल हैं। और इनकी इनका जो जाहिलपना है, इस जाहिलपने को लोगों ने एक्सेप्ट किया, काफ़ी हद तक कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब आप मान के चलिए कि जाहिल बिहेवियर को एक्सेप्ट करना ये तो हमारे आईक्यू का टेस्ट हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, लोगों की अपनी अपनी पसंद, कॉमेडी पसंद करते हैं तो भाई इस जाहिल बिहेवियर को भी पसंद किया। इस जाहिल बिहेवियर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कई सारे नेता जो करते हैं, इसके चलते इनको वोट मिलते हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के। ये मैं आपको याद करा दूं कि हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या वीएचपी या बजरंग दल, ये इनकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हम हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, लेकिन ये अपने आप की जो ठेकेदारी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ठेकेदारी जो है, स्वघोषित, इसको प्रूव करने के चक्कर में मुसलमानों से लड़ाते हैं, पाकिस्तान की बात को लेकर के इंडिया में ड्रामा करते हैं। ठीक है, वहाँ तक समझ में आता है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने कुछ हथकंडे होते हैं, कुछ सही पॉलिसीज़ पे चलते हैं, कुछ हैं,
है ना। हमने देखा कि बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि जयललिता की AIADM के किस पॉलिसी पे चलती थी, है ना। ममता बनर्जी की क्या पॉलिसीज़ हैं TMC की, उनको तो हम जानने से रहे, हम सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हैं। अब हुआ ये कि पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पे अटैक करती आई, और उनके पास अटैक करने का माध्यम सिर्फ एक था कि कांग्रेस को किसी तरह नीचा दिखाया जाए। और इस नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, भारत के पूर्व मंत्रियों को, स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों को, भारत की जनता को गाली देना शुरू किया, क्योंकि इन्हें यह लगता था कि भारत की जनता को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, भारत के मंत्रियों को, भारत के हर उस व्यक्ति को जो RSS या BJP से संबंधित नहीं है, उसको गाली देने से इनका वोट बैंक बढ़ेगा। कमाल की बात यह कि ऐसा हुआ भी। लेकिन अगर आप इसको मेरे एक लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इन लोगों ने आखिरकार हम भारतीयों को ये गाली देनी शुरू करी, हम भारतीयों को बदनाम करना शुरू किया। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, करें। राजनीतिक लोग हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देते हैं, करें। नरेंद्र मोदी खुद कितनी गालियां देता आया है, हम सब ने देखा है। उसके नेता तो यही फॉलो करेंगे, उसके जितने भी प्रवक्ता हैं यही फॉलो करेंगे, और पन्ना प्रमुख से लेकर के जो वार्ड लेवल तक इनके नाटक करते हुए करेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना, अब इसका इस बात से क्या संबंध है? भारतीय सेना धर्मनिरपेक्ष है, भारतीय सेना जाति निरपेक्ष है, भारतीय सेना पार्टी निरपेक्ष है, भारतीय सेना हर चीज़ में निरपेक्ष है, और भारतीय सेना सबसे अव्वल है। भारत की सेना के अंदर किसी भी तरीके का धर्म, पॉलिटिकल विवाद नहीं होता। लेकिन हम भारतीय अपनी सेना को जहां इतनी इज्जत देते हैं, तो इसका एक दूसरा रूप भी होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ साल पहले ये दिमाग में आया कि अगर हम भारत की सेना से रिटायर्ड फौजियों को लेके मंच पे या टेलीविज़न पे अगर हम उनसे कुछ बातें बुलवाएं, तो लोगों पे असर होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि भारत के सेना के एक्स फौजी, खास करके सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद अगर वो पब्लिक में अपना ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि नौकरी करते समय तो पब्लिक में ओपिनियन नहीं दे सकते, जो आर्मी एक्ट है वगैरह जो कानून है उसके हिसाब से सरकार में नौकरी करते समय तो आप अपनी राय अपने तक ही रख सकते हैं। आप सरकार के खिलाफ खास करके कुछ नहीं बोल सकते, तारीफ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि तारीफ करना तो सबको अलाउड है, लेकिन आप बुरा नहीं बोल सकते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते। तो ये सरकारी अधिकारी, खास करके मैं अब फौजियों की ही बात करूंगा, जब तक ये नौकरी करते हैं तब तक तो मुंह बंद करके रखते हैं, क्योंकि सरकारी नियम है। और एक अच्छी बात भी है, क्योंकि सरकार को ये देखना चाहिए कि सेना उसके साथ काम करती है। लेकिन इसका दूसरा रूप ये भी होता है कि बहुत सारे अधिकारी मन मार के नौकरी कर रहे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा तो इसमें बदलाव लाया नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक बार वो रिटायर हो जाते हैं, मैं खास करके अगर आर्मी का एक उदाहरण देता हूँ, तो आर्मी का अगर जवान या अफसर एक बार रिटायर हो गया, नौकरी छोड़ दी, तो पेंशन मिलेगी, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो तो आप ठीक है, लेकिन उसको दो फायदे मिलते हैं। पहली बात, वो अपनी रैंक को यूज़ कर सकता है, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, वो अपनी रैंक को यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में ये बिल्कुल कानूनन है कि अगर एक फ़ौजी है और उसने भारत के लिए सर्विस की है, भारत की अगर सेवा की है किसी फ़ौजी ने, तो स्वाभाविक सी बात है जो उसको रैंक मिली है, जो तमगे मिले हैं, जो इनाम मिले हैं, वो उसने उसको कमाया है, अर्न किया है। तो बिल्कुल सलूट है, सलाम है, बिल्कुल किया है, और हम इज्जत देते हैं उस बात को। लेकिन आगे चल करके अब ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है। जो इज्जत हम देते हैं वो हम आंख बंद करके देते हैं, और जो हमें देना भी चाहिए। लेकिन जब ये फौजी रिटायर हो जाते हैं तो आर्मी एक्ट इन पे नहीं लगता। आर्मी का उदाहरण दे रहा हूँ कि आज अगर कोई कर्नल साहब रिटायर होते हैं
तो रिटायरमेंट के बाद वो फ्री हमारी तरह, आपकी तरह एक नागरिक हैं। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल है। और वो इज्जत के काबिल भी हैं, लायक भी हैं, और हम देते भी हैं, क्योंकि भाई उन्होंने देश सेवा करी है, हमारी सेवा, हमारी जान माल की रक्षा करी है। बहुत सही। अब वो व्यक्ति ना तो आर्मी एक्ट में आते हैं, सिर्फ भारत के कानून में हमारी आपकी तरह आते हैं, लेकिन उनको आर्मी की रैंक इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। सलाम, बिल्कुल। फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। फिर ऐसे लोग राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल अधिकार है साहब, बिल्कुल उनका अधिकार है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े, बिल्कुल उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, देश सेवा करी आपने एज ए सैनिक, और अब आप देश सेवा करना चाहते हैं राजनीतिक व्यक्ति बन के, बहुत बहुत वेलकम है आपका। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि लोग ऐसा करना चाहते हैं। फिर बात आती है कि बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करते, लेकिन उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं, झुके होते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आपका अधिकार है। ये सब मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये सारे मेरे फौजी भाइयों और बहनों जो हैं उनके अधिकार हैं, बिल्कुल अधिकार है। हमसे ज़्यादा अधिकार मान लेते हैं भाई 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप इतने रिस्पेक्टेड है, हमसे ज़्यादा अधिकार ले लीजिए। मैं तो देना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कानून में कुछ प्रावधान बने कि मुझसे, जो कि एक नॉर्मल सिटीज़न है, उससे ज़्यादा मेरे फौजियों को अधिकार मिले, बिल्कुल मिले। हम सलाम करते हैं उस बात को। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब ये किसी राजनीतिक दल में जुड़ के, अथवा उस या किसी राजनीतिक दल की तरफ झुकाव के चलते दूसरी राजनीतिक पार्टियों को नीचा दिखाएं, गाली दें। आम इंसान, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, जो इनकी बात से सहमति नहीं रखता, उसको देश विरोधी कहें, एंटी नेशनल कहें, पाकिस्तानी कहें, नहीं। ये अधिकार रिटायर्ड फौजियों को भारत का कानून नहीं देता। लेकिन क्योंकि जब ये, उदाहरण के तौर पे अगर टेलीविज़न पे बैठते हैं तो जी वहाँ पे लिखा हुआ आता है डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। उदाहरण के तौर पे नाम आएगा लेफ्टिनेंट जनरल एसपी सिन्हा, रिटायर्ड। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं रक्षा विशेषज्ञ, हमें क्या पता, हम तो रक्षा मंत्रालय में काम नहीं किया कभी। वो हो सकते हैं, टीवी वाले जानते होंगे इस बात को, वो खुद जानते होंगे। लेकिन जब बहस होती है तो ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसर, इतने सीनियर, जिनकी हम इज्जत करना चाहते हैं, वो आगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगा के, मेजर जनरल रिटायर्ड लगा के, कर्नल रिटायर्ड लगा के, मेजर रिटायर्ड लगा के, अन्यथा कोई भी और चीज़ रिटायर्ड लगा के जो उनका कमाया हुआ है, उसके बाद वो ये कहें कि जवाहरलाल नेहरू ऐसा, ठीक है, उनका अधिकार है। कांग्रेस ऐसी, उनका अधिकार है। बीजेपी ऐसी, उनका अधिकार है। इंदिरा गांधी ऐसी, उनका अधिकार है। निशांत वर्मा ऐसा, उनका अधिकार है। पर उनमें से द मोमेंट ये लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने देश की बर्बादी करी, देश को डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश तोड़ दिया, चीन के सामने हार गए, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, तब मैं ऐसे उल्लू के पट्टे रिटायर्ड फौजी जो आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं और अपने नाम के आगे वो रैंक लगाते हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम इस रैंक के लायक नहीं रहे ही नहीं, तुम इस रैंक के लायक। तुम्हारा ऐसा गंदा मुंह खुलते ही तुमने अपनी सारी इज्जत खो दी। बिकॉज इन इंग्लिश इट इज सेड, रिस्पेक्ट इज अर्नड, छीनी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। इज्जत मिली, आपने मेरी सेना में हमें प्रोटेक्टेड रखने के लिए इतने बलिदान दिए,
और फिर आप टेलीविजन पे आके हमको गाली देंगे, हमको गाली देंगे। दो कौड़ी की औकात के तुम रिटायर्ड फौजी, वो वाले जो भारत के लोगों को गाली देते हैं, दो कौड़ी के रिटायर्ड ऐसे वाले फौजी, तुम्हारे को तुम्हारे बाप ने या कानून ने या संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया कि तुम रिटायर्ड फौजी इज्जत वाले साले भारतीयों को गाली दोगे। तेरे बाप के नौकर नहीं है हम हर उस सैनिक की इज्जत करते हैं जो मेरे देश के प्रति वफादार है। हम किसी भी ऐसे सैनिक की, रिटायर्ड हो या सर्विस में हो, इज्जत नहीं करते हैं जो इस देश के लोगों को गाली देता है, जो इस देश के लोगों को एंटी नेशनल कहता है। साले एंटी नेशनल तुम हो, तुम देश को गाली देते हो। कैसे दे सकते हो? अब बोलेगा कि साले क्यों बोला, तो क्या बोले, जीजा बोले। ऐसे गधों को हम तो ना दे अपनी बहन, ऐसे गधों को साला ही बोलेंगे। तुम देश को गाली दोगे रैंक की आड़ में रिटायर होने के बाद, और ये बोलोगे कि हम पे तो आर्मी एक्ट लागू नहीं पड़ता। तो डार्लिंग, हम पे भी आर्मी एक्ट लागू नहीं पड़ता। मैदान में बराबरी हो गई। फिर तो किस बिना पे, किस आधार पे तुमको इज्जत दे बे जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड? हमको एंटी नेशनल बोलते हो, पाकिस्तानी बोलते हो, उल्लू के पट्टे। लेफ्टिनेंट जनरल, मेरे ख्याल से एसएन सिन्हा नाम है सर का, रिटायर्ड हैं, छोटे से हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कभी लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने। करप्शन के केस में आर्मी से केस चल रहा था इनका, और टेलीविजन पे आके हमारे जैसे लोगों को गाली देते हैं। भारत के हर उस इंसान को वो गाली देते हैं, ये रिटायर्ड फौजी हर उस इंसान को भारत के गाली देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन भारतीय है। क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, और ये मोदी की चाटुकारिता के चलते हम लोगों को, हम नहीं मानते मोदी को, मोदी की पॉलिसी को नहीं मानते, बीजेपी को नहीं मानते, अपना पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते, उसको नहीं फॉलो करते उसकी आइडियोलॉजी। तो हम भारतीय, जो हम ऐसे हैं जो कि अधिकांश मात्रा में हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले या संघी जो हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते बहुत अच्छा खेल खेल के सीटें जीत गए, ठीक है, लेकिन अधिकांश भारतीय तो बीजेपी के नहीं है, अधिकांश भारतीय आरएसएस के नहीं है। तो ये ससुर के नाती रिटायर्ड, ये टेलीविजन पे आके इस तरह से गाली देते हैं कि आप और हम, जो बीजेपी और मोदी की पॉलिसी से एग्री नहीं करता है, हम देश विरोधी हैं। देश विरोधी तो तुम हो भाई, तुमको किसने अधिकार दिया? आप हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, मेजर जनरल रिटायर्ड, सलूट सर। हमको तो सलूट करना भी नहीं आता, सिखा दीजिएगा, है ना। लेकिन हमको इतना जरूर मालूम है और इतना जरूर आता है कि अगर तुम आर्मी एक्ट के तहत कवर नहीं हो रिटायरमेंट के बाद, और अगर आर्मी की रैंक जो तुमने कमाई है उसको लेकर के भारत में लोगों को इस तरह भड़काओगे, ये समझे, ये तुम्हारे लिए और ऐसे रिटायर्ड फौजियों के लिए जो हम भारतीयों को गाली देते हैं। और कैसे कैसे लोग हैं। एक वो और आते हैं, एक रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति हैं फौज के हिसाब से, टेलीविजन पे देखिए
सागर तुम एंटी नेशनल हो, तुम पाकिस्तानी हो। अरे मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, लाहौरी, ओ रावलपिंडी, जा पाकिस्तान तेरे घर, समझा? तुम देश के लोगों को गाली दोगे तो देश तुमको गाली देगा। तुम किसी भी तरीके से इस आड़ में नहीं छुप सकते, मैं तो फौजी था। लेकिन जब तुम फौज में नहीं हो और तुम देश के लोगों को गाली दोगे तो देश पलट के तुम्हारी बत्ती कर देगा, समझे? बत्ती कर देगा तुम्हें। जहां पूरा देश इज्जत दे रहा है, तुम मोदी की चाटुकारिता के चलते तुम देश के लोगों को गाली देते हो। कौन कौन हो? कौन तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात तो नरेंद्र मोदी ने बता दी थी कि एक व्यापारी एक फौजी से ज्यादा साहस करता है। नरेंद्र मोदी के शब्द है। तो संघी फौजी रिटायर्ड, तेरी औकात क्या है? तुम्हारे सामने क्या औकात है? एक आजकल चर्चा में आए हैं मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड। कई बार हमारे साथ पैनल पे बैठ चुके हैं रिपब्लिक टीवी पे, अर्नब गोस्वामी वाले रिपब्लिक टीवी पे। मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, सुना है 5-6 साल नौकरी के बाद कुछ मेडिकल रीजनिंग की वजह से, ऐसा हमने सुना है। और शायद ठीक है, होता है भाई। मेरे कई मित्र हैं, मेरे साथ के बैचमेट्स रहे लोग हैं जो कई मेडिकल रीजंस की वजह से, और हम सल्यूट करते हैं उस वर्दी को। लेकिन मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, जब हम उस वर्दी को सल्यूट करते हैं तो उस वर्दी में छुपे तेरे जैसे शैतान को सल्यूट नहीं करते, हम वर्दी को सल्यूट करते हैं। मेजर जनरल गौरव आर्या रिटायर्ड, हम वर्दी को सल्यूट करते हैं, वर्दी में छुपे तेरे जैसे शैतान, देशद्रोही और बदजात को नहीं सपोर्ट करते हैं, इज्जत भी नहीं देते। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, क्योंकि मैं खाली 2 ही उदाहरण दूंगा, समझ लीजिएगा। एक ब्रिगेडियर सैंडी थापर साहब हैं, रिस्पेक्टेड ब्रिगेडियर सैंडी थापर साहब, उनको मेजर गौरव आर्या उंगली करते हैं, गंदी वाली। कहते हैं हम, तू है कौन, वगैरह वगैरह, मतलब बोलने लायक नहीं है। और ब्रिगेडियर सैंडी थापर उस वर्दी में छुपे शैतान मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड को ये बताते हैं कि बदतमीज आदमी, तू जिस बटालियन में था, उस बटालियन, जो वो बटालियन थी, वो जिस ब्रिगेड में थी, उसका मैं कमांडर था, और तू मुझसे पूछता है बदतमीज। उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, उन्होंने बदतमीज नहीं कहा, मैंने कहा कि उनसे पूछता है तू बदतमीज। और तो और ब्रिगेडियर साहब इसे भी सीनियर, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, अ वेरी रिस्पेक्टेड आर्मी मैन, को बकचोदी करता है यह आदमी मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड। ये कौन सी आर्मी से आया है तू आर्या? कौन सी आर्मी से आया है? अब बोलेगा मैं तो आर्मी एक्ट में नहीं हूं, तो ससुर के नाती, चपर का नाती, जब तू आर्मी एक्ट में नहीं है ना, तो ये मेजर मत लिखा कर, बदनामी होती है मेजर रैंक की। क्योंकि तू तो बलात्कारी निकला। 2018 में तेरे सामने दिल्ली पुलिस ने बलात्कार का केस रजिस्टर किया है, FIR। मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, तेरे खिलाफ तो बलात्कार का केस है 2018 का। तूने अपनी मेड सर्वेंट, यानी घर में काम करने वाली औरत का बलात्कार किया था, यह FIR बोलती है। और तू और तेरे एक रिलेटिव ने मिलकर के उस मेड सर्वेंट, जो यूपी की रहने वाली है, उसके पति को जान से मारा था, यह भी FIR में दर्ज है। हम नहीं कह रहे,
एफआईआर कह रही है। तो तू है कौन? तू है कौन? तू तो आरोपी है बलात्कार का और मर्डर का। तू साले हमको बताएगा देशभक्ति है? तू साले हमको बताएगा देशभक्ति? तू हम देश वालों को, जिसके खिलाफ बलात्कार का संगीन आरोप है, दिल्ली कैंट के अंदर, अपने घर के अंदर, वहां की मेड सर्वेंट जो तेरे ही सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, उसको अपने कमरे में लाके तूने झापड़ों से मार मार के और उसका बलात्कार किया, ये एफआईआर बोलती है। तूने और तेरे रिलेटिव ने मिलकर के उस बिचारी औरत, गरीब औरत के पति का मर्डर किया, ये एफआईआर बोलती है। और तेरी ये औकात दो कौड़ी के कि तू हमारे ब्रिगेडियर्स को और लेफ्टिनेंट जनरल्स को उल्टा बोलेगा, उल्टा टांग देंगे तेरे को, याद रखना। मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, छठी का दूध याद करा देंगे तेरे को। ये भारतवासी, आर्मी वाले हमारे सीनियर्स से गलत बोला, उल्टा टांग देंगे, हम बता रहे हैं। कोई ना बचाएगा तेरे को। हमारी फौज के सीनियर अफसरों को एक बलात्कारी और मर्डर एक्यूज्ड मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, और एक वो है मेजर पूनिया रिटायर्ड, मेजर पूनिया रिटायर्ड, भाजपा नेता। वो तो विपक्ष को ऐसे बोलते जैसे विपक्ष ना हुआ पाकिस्तानी हुआ। बे मेजर पूनिया, तू भी तो आर्मी एक्ट में नहीं है ना। तो जब तू बात करेगा टेलीविजन पे या अदरवाइज ना, तो फिर याद रख, मेजर के आड़ के पीछे मत छुपा कर, क्योंकि आड़ में तो डरपोक और बुजदिल छुपते हैं। क्या बोले जनरल बख्शी साहब? सही बोला ना मैं? क्या बोलते हैं? मेजर जनरल सिन्हा और लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा सारे के सारे रिटायर्ड। आड़ में तो बुजदिल छुपते हैं। आप तो बहादुर जवान, सेना के इतने बड़े बड़े अफसर। आर्मी एक्ट जब आप पे कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, तो यहां टीवी पे बैठ के या मंच पे जा करके आप आड़ में, मैं तो लेफ्टिनेंट जनरल था, मैं मेजर जनरल था, मैं मेजर था, मैं कर्नल था, और जाकर के आप बात करते हैं देश के विरोध की। साले पाकिस्तानियों हैं, रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी हो गए तुम लोग। ये तो जिन्ना वाला हाल है, बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना वाला हाल हो गया ये तो, कि जब तक देश की आजादी में हम सब के साथ लड़ रहा था, रिस्पेक्टेड माना जाता था, और जैसे ही उसने पाकिस्तान की डिमांड करी और देश अलग किया, यानी कि हम लोगों के खिलाफ गया, तो उसको हमने देशद्रोही कहा। तो ये जो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, सेना में हमारी प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं, हमारी देखरेख के लिए जी जान लगा देते हैं, बलिदान, और बिल्कुल हम इज्जत करते हैं इस बात की। एक एक सैनिक को मैं बता रहा हूं इस समय, हम जितनी इज्जत करते हैं अपनी सेना की, शायद ही दुनिया में कोई भी देश होगा जहां सेना को इतनी इज्जत की जाती है। और ये हम हैं, क्योंकि हमारे घरों से लोग सेना में हैं, हर घर से हमारे यहां सेना में है, बिल्कुल हम इज्जत करते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद आप बिल्कुल आप बाहर आइए, बिल्कुल आप लोगों को क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल आप पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल आप नेताओं को क्रिटिसाइज करिए, भूतपूर्व नेताओं को क्रिटिसाइज करिए, आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, आप आम इंसान को पाकिस्तानी बोलने लगेंगे, आप हम लोगों को बोलने लगेंगे तुम साले कौन हो, तो हम भी पूछेंगे तुम साले कौन हो, क्योंकि तुमको तो आर्मी एक्ट कवर नहीं करता है। छछुंदर, ये छछुंदर आर्या, तुमको तो आर्मी एक्ट कवर नहीं करता ना। और गांव गांव, देहात देहात, हर गरीब के मन में ये बात पहुंचा देते हैं कि देखो हम तो फौजी अफसर हैं नहीं थे, फिर बोलते हैं हम तो फौजी अफसर थे, हमने देश की बहुत सेवा करी, अब हम कह रहे हैं मोदी और बीजेपी। अबे दोगलों, तुम्हारे में अगर औकात हो तो इलेक्शन लड़के देखो, टेलीविजन पे बैठ करके बरगलाना, झूठ बोलना, एक एक आदमी झूठ बोलता है। ये जितने भी हैं ना,
ये रिटायर्ड एक्स फौजी बीजेपी वाले, पाकिस्तान का नाम लो तो अभी भौं 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 शुरू हो जाते हैं, तोप निकाल करके, मशीन गन निकाल के। तो चीन का नाम लो तो ऐसे मिमियाने लगते हैं। अरे हम 3 दिन से टेलीविजन पे खुद डिमांड कर रहे हैं, चीन को मारेंगे साला घर में घुस के। मोदी जी ने बोला था। फट लेती इन लोगों की कि हम टेलीविजन पे कैसे बोलें, ऊपर से आदेश है नहीं बोलो, ऐसा है आदेश के गुलाम। हर भारतवासी को मैं आगाह करना चाहता हूं, हर भारतवासी को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ रिटायर्ड फौजी जो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं या उसके प्रति हैं, जो उनका अधिकार है, लेकिन वो अपनी रैंक को लेकर के आपके सामने जो व्यक्तित्व पेश करते हैं वो झूठा और अगर गलत है तो आप उसको नहीं मानेंगे। आप इस बहकावे में नहीं आएंगे, कोई भारतवासी इस बहकावे में नहीं आएगा कि किस तरह अगर कोई भी भारतवासी स्वर्गीय लोगों को गाली दे, आपको गाली दे, आपको गाली दे। हमारे एक मित्र पैनलिस्ट हैं, पूरा नाम नहीं लूंगा, यह वीडियो मेरे पास बाद में शेयर कर दूंगा। उसको ये रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या टेलीविजन पे कहता है कि मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। गौरव आर्या तेरे को उल्टा टांग देंगे, बता रहे हैं, बहुत बुरा वाला, और फिर तेरे को ऐसे पंखा करेंगे ठंडी हवा वाला। 2 कौड़ी के हमारी सेना की इज्जत खराब कर रहा है, हमारी सेना की वर्दी की इज्जत खराब करता है तू। एक वो जीडी बख्शी साहब हैं, अभी परसों की बात है, मैंने उनसे पूछ लिया चैनल पे, मैं साहब पाकिस्तान का जब नाम आता है तब तो आप ऐसे सब निकल आता है आपका, और अभी चीन की बात कर रहे हैं तो आप बिल्ली बन गए, बिल्ली बन गए, मुंह से नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि मोदी के पुट्ठे में दम नहीं है कि चीन को जवाब दे सके, तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। एक वो मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड, वो एक चैनल पे बैठ करके एंकर से भिड़ गए कि आप देश विरोध बोल रही हैं, आप ये बोल रही हैं, आप वो बोल रही, पता नहीं क्या क्या। अरे मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड, इतने बड़े अफसर हो, मोदी की चाटुकारिता में सेना के नाम को, सेना की वर्दी को, सेना की रैंक को क्यों बदनाम करते हो भाई? अपना रैंक हटा के आओ, आओ के सिन्हा बन के, तब लोगों को लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तुम्हारी पहचान ये है कि तुम फौजी थे, बिल्कुल, और आजीवन फौजी रहोगे, बिल्कुल, लेकिन तुम भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली दोगे। ससुर जब उनकी नौकरी करते थे, जब वो जिंदा थे, तब तो मुंह से पूना निकली तुम्हारी, और अब तुम बकचोदी करते हो क्योंकि तुम आर्मी एक्ट में नहीं आते, इसलिए तुमको बोलूंगा मैं। और वार्न कर रहा हूं कि अगर किसी ने यह सोचा कि मैं आर्मी को कुछ कह रहा हूं तो कतई नहीं कह रहा हूं। मैं सेना के लोगों को बिल्कुल सलाम कर रहा हूं, आर्मी को सलाम कर रहा हूं, एयरफोर्स को सलाम कर रहा हूं, नेवी को सलाम कर रहा हूं, सारी पैरामिलिट्री को सलाम। लेकिन ये जो कुछ कमजात रिटायरमेंट के बाद अपनी रैंक का इस्तेमाल करके ये कह के कि हम आर्मी एक्ट में नहीं आते इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भैया हम भी कुछ भी कर सकते हैं, समझ लेना। तुमको उठा करके तुम्हारी भाषा में जवाब भी दे सकते हैं। इज्जत कमाई जाती है। हम भारतीयों को, हमारी सेना को, हमारे सेना के अफसरों को अगर सेना के लोग ही या रिटायर्ड सेना के लोग अगर बेइज्जत करेंगे तो इन रिटायर्डों की तो हम रिटायरमेंट कर देंगे। किसी कानून में या बिना कानून के भी कोई अधिकार नहीं है इन रिटायर्ड फौजियों को कि वो हमारे देश के संविधान, हमारे देश के पूर्व
स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों या मंत्रियों को गाली दें, को नीचा दिखाएं, और हमारे देश की जो पिछली इज्जत कमाई है हमने, चाहे वो 1947 की आज़ादी हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे वो 62 का एग्रेशन हो, ये कुछ गधे के बच्चे रिटायर्ड ये बैठ के बोलते हैं कि 62 में हम चीन से हार गए थे, है ना। अरे ये वो जवाहरलाल नेहरू था, ये वो जवाहरलाल नेहरू था जिसने कभी ये नहीं कहा कि हमने हार मानी। समझे? ठीक है, चीन हमसे ज्यादा ताकतवर तब भी था और आज भी है, होगा, पर हमारी सेना और हम चीन की फाड़ के रख देंगे। हम तो आज भी कह रहे घर में घुस के मारेंगे। मोदी है तेरे में हिम्मत, पाकिस्तान के लिए डायलॉग मारता है, यहां पे तेरे मुंह से पूंका नहीं निकल रही। वो इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि मोदी वो आदमी है, नरेंद्र मोदी वो आदमी है, बीजेपी वो है जो 2009, 2011, 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से माओवाद सीखने गई थी। माओवाद यहां बैठ करके सिखाते हैं हम लोगों को, माओवादी है वो माओवादी है, वो नक्सली है ना। ये तो खुद माओवाद सीखने गए थे, वहां मार्क्सिज्म सीखने गए थे। रेजोल्यूशन साइन करते हैं 2009 में कि हम आदान प्रदान करेंगे, एक्सचेंजेस करेंगे, जबकि विपक्ष में थे तब। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी थे और उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहा है उत्तराखंड का और आज महामहिम गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, उनकी अध्यक्षता में 1 दर्जन MP MLA भेजे भारतीय जनता पार्टी के चीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के यहाँ। उनसे कैडर के बेस्ड पे कैसे काम किया जाता है वो माओ जेदांग यानी जो माओवाद है वो सीखने के लिए, और मार्क्सिज्म यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको सीखने के लिए भेजा इन लोगों ने। तो राहुल गांधी ने तो कहा कि भाई सरेंडर मोदी। हम तो कहते हैं नरेंद्र माओवादी, क्योंकि तुम तो माओवाद सीख के करा रहे हो यहाँ काम। झूठ किसको बोलते हो? और ये टुच्चे कुछ रिटायर्ड फौजी जो तुमने अपनी सेना में मिला लिए हैं, तुम्हारी सेना बीजेपी सेना में हैं, और साले हमको टीवी पे आकर के बिना आर्मी एक्ट की कवरेज के हमको गाली देंगे, लोगों को गाली देंगे, विपक्षियों को गाली देंगे। नरेंद्र माओवादी क्यों ना बोले हम? क्यों ना बोले नरेंद्र माओवादी? तुम्हारी तो पार्टी माओवाद सीख के आई है चीन से, अब वही तुमने लगा रखा है आज की तारीख में। मोदी के मुंह से चू नहीं निकल रहा, चू। मार्च 2020 डॉक्टर अमर सिंह का एक सवाल था पार्लियामेंट में। सवाल यह था कि कितनी जमीन चीन के पास है हमारी। उसका जवाब आया था 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। और 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी टीवी पे कहते हैं आकर के कि भाई वहां से कोई नहीं आया, कोई घुसा नहीं, किसी ने कब्जा नहीं किया। अब इस सेंटेंस को समझाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाद में एक स्टेटमेंट इशू किया। उस स्टेटमेंट के 6ठे पैराग्राफ में मेरे ख्याल से या कहीं ना कहीं लिखा है कि पिछले 60 साल में किन कारणों से चीन के पास हमारी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह है, ये बताने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2020 में पार्लियामेंट में भारत सरकार लिखती है कि चीन के पास हमारा 38,000 यानी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जे में है उसके। और जून में प्रधानमंत्री कार्यालय 20 जून को ये लिखता है कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की ज़मीन चीन के कब्जे में है।
तो मार्च 2020 से जून 2020 कितने महीने हुए साहब? गिनते बच्चों की तरह, अप्रैल मई जून, 3 महीना। ये 3 महीने में 43 माइनस 38 इज इक्वल टू 5। इन 3 महीनों में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए इतने महान रडारेंद्र 5,000 किलोमीटर, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया इन्होंने। मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार बोल रही है। मार्च 2020 में भारत की पार्लियामेंट में डॉक्टर अमर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार ने कहा कि चीन के पास भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसके कब्जे में है। 2 दिन पहले 20 जून 2020 को, अर्थात 3 महीने के बाद उस बात से, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने निवेदन में, स्टेटमेंट में ये कहा 43,000 स्क्वायर फीट यानी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन चीन के कब्जे में है। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, माफ कीजिएगा, रिटायर्ड मेजर जनरल है, मैंने आगे बढ़ा दिया क्या? रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसपी सिन्हा, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य, रिटायर्ड मेजर सुरेंद्र पूनिया, औकात हो अगर तो नरेंद्र मोदी को जरा कल सुबह जाके पूछना, ये 5,000 स्क्वायर किलोमीटर तुम्हारे बाप की थी जो तुमने चीन को दे दी थी, या हार गए? देखिए, भारत सरकार की बात को समझते हुए मैं क्लियर समझता हूं कि भारत सरकार पिछले 3 महीनों में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह चीन को हार चुकी है, भारत सरकार। और ये टेटुए रिटायर्ड फौजी जो कि आर्मी एक्ट में अब नहीं आते हैं, ये इज्जत कमाने के बजाय ये हम लोगों को ये बता रहे हैं कि मोदी जी हैं तो भारत सेफ है। अबे बेच दिया, भारत बेच दिया, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत बेच दिया नरेंद्र माओवादी ने चीन को। दो जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, 2 जून को, अब इसी महीने पे टिकिएगा, 2 जून भारत के रक्षा मंत्री कहते हैं कि एलएसी की जमीन पे मार्किंग नहीं है। कुछ लोग वहां से सोचते हैं कि ये उनकी जमीन है, हमें लगता है कि ये हमारी जमीन है। ये सब के चक्कर में बहुत सारे चीन से लोग हमारे जमीन पे आ गए। भारत के रक्षा मंत्री 2 जून। 17 जून यानी कि 15 दिन के बाद 17 जून भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि एलएसी में, गलवान में हमारी तरफ चीन एक टेंट लगा रहा था और एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जो वॉच टावर होता है, आपने देखा होगा, ऊंचा होता है जिसपे ऊपर खड़े होकर के दूरबीन से देखा जाता है, वो बना रहा था। इसलिए हमारे सैनिक गए और हमारी जमीन पे होते अधिग्रहण को हटाया। और फिर भारत के प्रधानमंत्री, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई। नरेंद्र माओवादी, पहले ये बता दो तुम 3 में से सच कौन बोल रहा है? अगर तुम सच बोल रहे हो तो उन दोनों की नौकरी आज तक क्यों नहीं गई?
और वो दोनों सच बोल रहे हैं तो तुमको उठा के बाहर प्रधानमंत्री की कुर्सी से क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, उठा के बाहर। अपने आप तो मानने से रहे तुम चिपकू। ये फेविकॉल का जोड़ है। ऐसी कुर्सी पे बैठे हो नरेंद्र मोदी, ये फेविकॉल का जोड़ है। कुर्सी की चारों टांगे उखाड़ देंगे, बाकी कुर्सी घर ले जाना। जानते ना हो बेटा अभी हिंदुस्तान को, अभी ना जानते हो तुम। और ये टुच्चे फौजी रिटायर्ड वाले जो बीजेपी ज्वाइन करके हम लोगों को गरियाते हैं, वो ये साबित करने पे तुले हैं कि नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी के उसमें देश सुरक्षित है। 5000 किलोमीटर तो देश चीन को दे दिया नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में। मैं तो नहीं बोल रहा, भारत सरकार बोल रही। और ये यहां बैठ करके देश के नेताओं को, देश के पूर्व मंत्रियों को, स्वर्गीय लोगों को गाली दे रहे हैं। हम आम इंसानों को गाली दे रहे हैं। अरे ये बताओ ना, तुम रिटायर्ड फौजी हमको ये बताओ, जब तुम आर्मी एक्ट में आते ही नहीं हो तो साले किस आधार पे हमको गाली देते हो बे? किस आधार पे देते हो? जितनी दोगे उतनी खाओगे, उससे दुगनी खाओगे, 10 गुनी खाओगे। और पब्लिक का दिमाग गया ना तो तुम्हारी इज्जत तो अब रही नहीं। हम तो भाई देखिए वर्दी की इज्जत करते हैं साहब, वर्दी में छुपे शैतान की इज्जत नहीं करते, कतई नहीं करते। वर्दी में छुपे छुपे शैतान को तो निकाल करके वही हाल किया जाता है जो शैतान के साथ किया जाता है। अब हमें क्या पता था कि तुम ऐसे नालायक निकलोगे मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, कि तुम जिस सेना का खाओगे उसी सेना में गाली दोगे, जिस थाली में खाओगे उसमें गाली दोगे। हमारे टैक्स पे भद्दा काला बदनुमा दाग हो तुम, मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड। बलात्कार और मर्डर के एक्यूज्ड एफआईआर के मुताबिक। मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड। आप इतना चिल्लाते हैं टीवी पे, मुझे बहुत मजा आता है। मैंने आपको एक बार कहा भी था, वो साथ में एक रिटायर्ड कर्नल आरएसएन सिंह भी थे रिटायर्ड, है ना। आप दोनों को मैंने कहा था कि जितना टेलीविजन पे बैठ के चिल्लाते हो और जितनी यहां बैठ के अपने मुंह से गोलियां चलाते हो, समय पे बॉर्डर पे चलाई होती तो पाकिस्तान कब का हार गया होता। तुम्हारी क्या बिसात कि तुम भारतीयों को गाली दो। दोस्तों, मैंने भारत के राष्ट्रपति से समय मांगा है। मैंने आज उनके पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन किया था, भारत के राष्ट्रपति जी के, और इसी मुद्दे पे कि कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए। भारत की सेना से रिटायर जो फौजी होता है, सारे अधिकार उसको हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन और सारे अधिकार, राजनीतिक अधिकार, जीने का अधिकार, हमसे ज़्यादा अधिकार ले लो भाई, हम तो आपको सल्यूट करते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके की, जैसे ये कुछ नाम हमने आपको बताए, इस तरीके की ये भारत में तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, भारत को विभाजित करने की कोशिश करते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए, तो इसमें मेरे ख्याल से इनको अपनी रैंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने कमाई है, लेकिन देश के लिए कमाई है, देश के एक आदमी को भी गाली नहीं देना चाहिए इनको, है ना। तो मैंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांगा है, और बातचीत फ़ोन पे होने के बाद मैंने एक ईमेल भी किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें समय दीजिए। हम कुछ लोग जाके उनको कुछ सजेशंस देना चाहते हैं अपनी तरफ से। सिटीज़न है, सिटीज़न सजेशंस दे सकता है कि इन खास करके जो रिटायर्ड फौजी लोग हैं, इनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई कोड ऑफ कंडक्ट इन पे लागू नहीं होता आर्मी एक्ट का। और इसलिए खुले छुट्टे सांड की तरह अगर घूम रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर ये बॉर्डर पे घूम रहे हैं हमको बचाने के लिए, लेकिन ये हमारे देश के अंदर टेलीविज़न पे बैठ कर के अगर किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की चाटुकारिता में अगर बाकी देश के लोगों को गाली देंगे, मुंह से गोलियां चलाएंगे, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे कुछ कानून नियम आने चाहिए, और इस चीज़ पे
अगर रोक ना लग सकती हो तो फिर हमें आज़ादी दी जानी चाहिए कि इनकी रैंक, रिटायर्ड फौजियों की रैंक की इज्जत किए बिना इनको सीधा किया जाए। मतलब दोनों में से एक बात तो होनी चाहिए ना। या तो हम ये देखें कि ये लोग पब्लिक लाइफ में अपनी रैंक का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप मेजर जनरल रिटायर्ड हैं या आप मेजर रिटायर्ड हैं या कर्नल रिटायर्ड हैं, सिपाही रिटायर्ड हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी का हूँ मेजर। ये नहीं कहना चाहिए। पहले होता आया होगा तो होता आया होगा, अभी तो चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और नहीं तो अगर ये जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने कमाई है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि इन्होंने कमाई है, वर्दी की भी रिस्पेक्ट करेंगे, इनकी रैंक की भी इज्जत करेंगे, लेकिन वर्दी में छुपे शैतान की हम फिर इज्जत नहीं करेंगे। और अगर ये पब्लिक के मंच पे किसी भी तरीके के अगर आ कर के अपनी उस कमाई हुई इज्जतदार रैंक और इज्जतदार वर्दी को लेकर के अगर देश को गाली देंगे, देश के सेना को गाली देंगे, देश के संविधान को गाली देंगे, अगर ये देश के लोगों को गाली देंगे, तो फिर ये कानून भी होना चाहिए कि हमें भी फिर इक्वल राइट होना चाहिए ऐसे रिटायर्ड बदजात फौजियों को। जबकि इस देश में इतने सारे इज्जतदार रिटायर्ड फौजी हैं, इंक्लूडिंग माय फादर, जो कभी भी देश के खिलाफ नहीं बोलते। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, किसी पार्टी को गाली नहीं देते, कुछ नहीं, वो अपना काम करते हैं, वो आजीवन फौजी ही रहेंगे। सभी है, मैं हजारों फौजियों को जानता हूं, सीनियर अफसर से लेकर के लांस नायक तक के, कभी भी। लेकिन ये 4 कौड़ी कमाने के लिए 2 कौड़ी के लोग अगर बन जाएंगे, वर्दी और रैंक का इस्तेमाल करने के लिए रिटायर्ड फौजी अगर, तो इस पे कुछ नया कानून बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए। महामहिम भारत के राष्ट्रपति अगर इस चीज़ को अमल में ला पाते हैं, क्योंकि वो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो ठीक है, वरना फिर कोई और तरीका ढूंढा जाएगा। लेकिन पहले तो हम सारी सेनाओं के जो मुख्य प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हीं के पास गए हैं, जा रहे हैं कि इस चीज़ पे लगाम आनी चाहिए, क्योंकि ये खुद सेना के लोगों को गाली दे रहे हैं, रिटायर्ड फौजी देश को गाली दे रहे हैं, देश के लोगों को गाली दे रहे हैं, और बदले में हमसे गाली खा रहे हैं। तो आखिरकार अच्छा तो नहीं लगता ना कि सेना के किसी भी भाग को बुरा फील हो, गलत फील हो, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सेना की इज्जत करें। बिल्कुल करते हैं, करेंगे, लेकिन खुद सेना के रिटायर्ड फौजी वो जब सेना की इज्जत नहीं करते तो फिर उनकी उन जैसों की इज्जत नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि इस देश के हर गांव, देहात, शहर में हर व्यक्ति ये बात को समझ ले। मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो शेयर करें। मैंने पहले कहा था कि मैं नहीं कभी कहता हूँ कि वीडियो शेयर करें, आज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर वो गरीब, हर वो व्यक्ति किसान, हर वो व्यक्ति जो कॉलेज में पढ़ता है, बड़ा है, छोटा है, जिसको ये चीज़ नहीं ज्ञान है कि आर्मी एक्ट लागू नहीं होता है इनके रिटायरमेंट के बाद, और ये अपनी रैंक जो कि इन्होंने कमाई है, वर्दी जो कि इनकी इज्जत और हमारी इज्जत है, इसका जब गलत इस्तेमाल करेंगे रिटायरमेंट के बाद किसी की चाटुकारिता करने के लिए, तो सहन नहीं होगा। भारत की सेना का जवान सबसे महान। आई लव यू माई डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ITBP, CISF, CRPF, सारे के सारे जितने भी। जय हिंद।